फाइन। तो देखो डे टू डे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे लर्न थ्रू मैप्स। देखो हुआ क्या, फ्रांस और बेल्जियम में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है और बेल्जियम में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल में भी हो रहा है। क्यों? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में आया लोग नेतन्याहू के खिलाफ। वहाँ का सर 10% पब्लिक एक बार प्रोटेस्ट है, आबादी का 10%। तो बहुत बड़ा है, वो भी आएगा मैप इन पर्सपेक्टिव में। देखो तो यहाँ समझते हैं पहले क्या हुआ, आखिर फ्रांस में क्या दिक्कत है। देखो फ्रांस में ना जो पेंशन सिस्टम है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। जैसे अभी जो कर्मचारी है फ्रांस में ना, वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। जो आदमी रिटायर करेगा उसके पेंशन के लिए अभी का आदमी लोग कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये फ्रांस का कल्चर है। इंडिया में देखो ऐसा हो सकता है, सरकार यदि ज़बरदस्ती करना चाहे तो हो सकता है, मगर प्रोटेस्ट तो बढ़िया वाला होगा पहले। यहाँ पे दूसरा चीज़ देखो, तो अभी का जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो वहाँ के बूढ़े लोग हो रिटायर हो जाए तो उन लोगों को पेंशन मिल सके, कंट्रीब्यूट करता है। उसके लिए एक कॉर्पस बनाया गया, एक फंड बनाया गया है। मगर तुम लोग जानते हो कि हेल्थ केयर व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है कि लोग जल्दी मरता नहीं है, लंबा तक जीता है। तो सरकार का फ्रांस का बयान आया था कि अब कॉर्पस कम पड़ रहा है, पेंशन देने में दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट। और इसलिए सरकार ने क्या किया कि रिटायरमेंट एज को घटा दिया। अब बोला रिटायरमेंट एज टू फ्रॉम 64 फ्रॉम 62, यानी कि पहले 62 में रिटायरमेंट हो जाता था, अब 64 में रिटायरमेंट होगा, यानी कि चाह रहा है कि वो थोड़ा लंबा हो जाए। मैं इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हो गया, समझ गए ना। नीदरलैंड बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में वहाँ का जो फार्मर्स को बोला है कि बाबू तुम एक काम करो, ये जो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर है उसको यूज़ मत करो, क्योंकि उससे यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन जानते हो ना, नीचे चला जाता है, ओसन है ना, ओसन पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर वहाँ प्रोटेस्ट हो गया। तो दो जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऊपर देखो, यूनियन इन फ्रांस हेल्ड देयर बिगेस्ट स्ट्राइक येट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रपोजल टू रेज द रिटायरमेंट एज टू 64 फ्रॉम 62। रीजन क्या है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा देखो बेल्जियम में क्या हुआ कि फार्मर्स ब्रॉट सेंट्रल ब्रुसेल्स टू स्टैंड स्टिल। व्हेन दे देखो ये लोग कितना लगभग 3000 ट्रैक्टर में लद के आया है वहाँ पे, ठीक है। और वो बोल रहा है कि नो, सरकार जो बोल रही है वहाँ पे कि नाइट्रोजन इमिशन एग्रीकल्चर से कम होना चाहिए, उस चीज़ के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहा है। यानी कि ये फार्मर चाहता है कि जितना नाइट्रोजन यूज़ करना है करें हम, मगर जानते हो पूरा दुनिया ही कंसर्न है दुनिया की तरफ से ही कि नाइट्रोजन कम से कम यूज़ हो एग्रीकल्चर में, उस तरह का फर्टिलाइजर कमी हो, ये सभी चीज़ समझ गए। दो कंट्री में अलग अलग रूप से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे देखो क्लैश ऑफ एथेंस पुलिस विद डेमोन्स्ट्रेटर। देखो यहाँ पे भी झगड़ा हो गया, ग्रीस का जो पुलिस है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर के साथ फाइट हो गया। इसमें देखो ना 57 पीपल मरा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक तरह से नेगेटिव डेज है ग्रीस के लिए। तो एथेंस पुलिस क्लैश्ड विद डेमोन्स्ट्रेटर प्रोटेस्टिंग ओवर अ ट्रेन क्रैश। एक ट्रेन क्रैश हुआ था जिसमें 57 पीपल मरे थे। सॉरी मैंने गलती बोल दिया, 57 पीपल मरे थे। तो उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया वहाँ का पीपल, और उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए ये लोग फाइट किया। फिर जैसे होता है हमारे कंट्री में तो रोज ही होता है ये चीज़। तो इंडियंस क्लेम डैट नेग्लेक्ट ऑफ रियल इंफ्रा, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें डायरेक्ट सरकार का जो नाकामी है वो दिख रहा है कि सरकार ठीक से रेलवे ट्रैक वहाँ पे नहीं चला पा रही है ग्रीस में। तो इस चीज़ को लेके ना वो बोला कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रीस में है वो वहाँ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। यही रीज़न तो है इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अभी बहुत ही प्रेशर के अंदर है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। अब प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था 57 पीपल का, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और यदि एक्सीडेंट हुआ तो इसका मतलब कि सरकार ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। आगे देखो, अब थोड़ा इंडिया का देख लेते हैं। ये बार बार तुम लोग जानते हो है ना, गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, भितरकनिका नेशनल पार्क और राइस्कुलिया बीच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तुम्हारा ओलिव रेडलेट टर्टल्स के लिए, ठीक है। तो वही बताया गया है कि राइस्कुलिया बीच तुम्हारा देवी रिवर के माउथ के ऊपर बसा हुआ है, कह सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिव रेडलेट टर्टल्स के लिए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग इसी जगह पे होता है, जिसको अरीबाड़ा कहा जाता है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो टर्टल्स का जो जेंडर होगा वो डिसाइड होता है तुम्हारा
टेम्परेचर्स पे, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर की वजह से या तो पूरी तरीके से बायस हो जाएगा, तो गल 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 पूरा गल ही हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गल ज़्यादा हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज फेवर द गल जेंडर, स्पेशली ओलिविरेटर्स में। अब देखो ये अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या क्या चल रहा है। देखो CSIR हम जानते हैं, साइंटिफिक है ना, हमारा सेंट्रल साइंटिफिक जो भी एक इम्पॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है जो साइंस से रिलेटेड है हमारा भारत का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST साइन 3 agreement for transfer of technology including manufacture of leather from agro residues as an alternative to animal and synthetic leather। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो लेदर बनाते हैं तो एनिमल को मार के बनाते हैं, है ना, एनिमल का ब्रूचुअल मर्डर होता है, वेरी बैड ना। तो इसलिए ये CSIR और तुम्हारा NIST वो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है लेदर इंडस्ट्री सबको, क्योंकि ये लोग बड़े लैब है ना, साइंस जानने वाले लोग सब है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन सब है ना दोनों, तो ये जो भी इनके पास टेक्निक है वो टेक्निक दे रहे हैं। ऐसा ही तो होता है, हमारा बेस्ट कंट्री में जो भी IIT है या कोई भी संस्था है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी को ईजाद करता है तो ट्रांसफ़र कर देता है, कमर्शियल एस्पेक्ट पे काम हो। तो इसलिए जो इन लोग को आता है एग्री रेसिड्यूज से लेदर बनाने का टेक्निक, वो चीज़ इन लोग को दे रहे हैं। नहीं तो अभी हो क्या रहा था, एनिमल से बन रहा था और या सिंथेटिक बन रहा था। अब यदि एग्रीकल्चर रेसिड्यू से बनेगा तो बेस्ट है, एग्रीकल्चर जो भी बर्बाद हो जाता है वो भी चीज़ इधर मोबिलाइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है हमारा CSR और NIIST का। देखो यहाँ पे लिखा गया सिलिकॉन वैली बैंक इन्वेस्टेड, देखो 80 बिलियन मॉर्टेज है ना, बैक सिक्योरिटी, ये बैंक नहीं होगा बैक होगा, BSC के बैक होगा, ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया था, है ना। 100 ईयर्स इसका प्लस तुम्हारा वो था, मैच्योरिटी था। मैं दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत वही हुआ, वही चीज़ है, फिर वही बात है कि बॉन्ड में अचानक इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो बॉन्ड का प्राइस घट गया और सब कोलैप्स कर गया पूरी तरीके से। तो वही दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। आगे देखो, एज पर रिसेंट स्टडी चाइना, देखो अभी चाइना का बताया गया कि चाइना तो लीड कर रहा है, ठीक है। 37 आउट ऑफ 44, यानी कि 44 जो की इंपॉर्टेंट सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी होता है उसमें से 37 चाइना के पास प्रेजेंट है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगा वर्ल्ड में 44 है, उसमें से 37 प्रेजेंट है। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन में कितना आगे निकल गया वो, है ना, बहुत अच्छा बना लिया, न्यूक्लियर वारहेड में 350 और तो बोल रहा है 1000 बनाएंगे हम, बहुत आगे निकल गया। तो इससे एक तरह से ना फाइट होगा। और यहाँ पे अब ट्रेड वार खत्म हो गया स्टूडेंट, अब टेक्नोलॉजी वार चल रहा है। जान रहे हो ना, कैसे चाइना ने बोला है कि हम नहीं देंगे आपको सेमीकंडक्टर वाला टेक्नोलॉजी, और वो भी है ना, सॉरी सोलर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उससे पहले बोला था कि हम तुमको नहीं देंगे सेमीकंडक्टर वाला टेक्नोलॉजी, नहीं देंगे हम तुमको, माइक्रोचिप नैनो चिप जो आता है छोटा वाला वो बनाने नहीं देंगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो पूरा US के पास ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही लिखा गया है। एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टेररिस्ट कन्फाइनमेंट प्रिजन का उद्घाटन किया है। अब गजब बात यह कि 40,000 ऐसे कैदी को पकड़ कर रख दिया एक साथ में, इसलिए वर्ल्ड का अटेंशन है। और एल सल्वाडोर जानते हो ना एल सल्वाडोर के बारे में, सबसे ज़्यादा वॉयलेंट कंट्री में आता है उसका नाम, किडनैपिंग, मर्डर, यही सब चीज़ में इन्वॉल्व होता है। और ये जो 40,000 है वो लगभग एडल्ट पॉपुलेशन का 2% है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है स्टूडेंट ये, और सबको जेल के अंदर रख दिया है। और बिल्कुल एल सल्वाडोर से तुमको एक चीज़ और भी याद आना चाहिए कि एल सल्वाडोर वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया है, समझे। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सुनाता है ना इंडिया को। देखो रिपोर्ट आया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ना जो हेड क्राइम इंसिडेंट है वो 12% इंक्रीज हुआ है 2021 में एज़ कम्पेयर टू 2020। क्या होता है हेड स्पीच, मैं गड़िया दिए रिलीजन के नाम पे, गड़िया दिए सेक्स ओरिएंटेशन के नाम पे, देख रहा है ना, ये लोग सिखाता है हम लोग को, इसका खुद बढ़ रहा है परसेंटेज। गड़िया दिए क्योंकि ब्लैक है वो, ब्लैक और वाइट का तो बहुत रेसिज्म चलता है वहाँ पे। तो देखो वही चीज़ बताया गया है कि ऑलमोस्ट 65% जो क्राइम हुए हैं, यानी कि 12% बढ़ा है, उसमें देखोगे जो 65% जो क्राइम है वो तुम्हारा रेस से रिलेटेड है, इथनिसिटी से। देख रहे हो ना, वाइट और ब्लैक को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में हर समय लफड़ा, और हमें ज्ञान सिखाता है। हमने तो देखो ST को प्रेसिडेंट बना दिया,
सोचने वाली बात है। अब फिर इंडिया को घेरेगा। देखो 16% सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके, ए तुम लेस्बियन है, तुम गे है, इस चीज़ को लेके एडिकल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और 14% रिलीजन को नाम पे मुस्लिम का ही घेरेगा ज़्यादातर ये लोग। हाँ, खालिस्तानी इशू चल रहा है, करेक्ट। यस, खालिस्तानी कल एडिटोरियल्स आएगा खालिस्तानी को लेके। बहुत पीछे आ गया क्या भारत? पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक यूक्रेन से भी पीछे इंडिया। तो हम लोग खुश नहीं हैं। कौन कहता है कमबख्त भारत खुश नहीं है? अब ये लोग अपने हिसाब से बनाता है, ये लोग गोतिया लोग बनाता है। इंडिया का कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगा। ए देखो सुनो, बाहर का रिपोर्ट को लेके ना इतना ज़्यादा भी वो नहीं होना चाहिए। देखो मैं यही बोलूँगा, सब पूरा बायस है, देख नहीं रहा है, पूरा बायस है। देखो अब एक आरआर को मिला है तो लग रहा है कि क्या से क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत बेकार का चीज़ है उससे। देखो अब यहाँ पे देखो कि यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है वो भी देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। देख रहे हो ना, कल ही देखे थे हम लोग कि 50 साल में हुआ है कि फर्स्ट टाइम सभी जितने बैंक है, इंपॉर्टेंट बैंक है डेवलप कंट्री का, सब एक साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ये सब ये लोग जो काम किया था ना, गंदगी जो मचाया था 2020 और 21 में, इजी मॉनिटरी पॉलिसी, सबका वो आफत है। क्यों? अरे भाई डबल डिजिट में चला गया इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन करना है तो क्या करोगे? इन्फ्लेशन को यदि कंटेन करना है आपको तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो जो भी बेचारा जो समझता है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल सबसे बढ़िया है कि ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना, वो तो मराएगा, जैसे कि सिलिकॉन वैली का हुआ था। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम है, पंगा है, वही चीज़ बताया गया है। अब देखो ना, फेडरल रिजर्व तो 0.25% और बढ़ा दिया, पहले से 5 बढ़ा कर बैठा हुआ है और 0.25 और बढ़ गया। इंडिया में देखो, इंडिया में फायदा है, इंडिया में 4 से इंडिया में 0 पहले कितना था? देखो 2 साल 3 साल पहले देखोगे तो हार्डली 0.25% इंटरेस्ट रेट यूनाइटेड स्टेट्स का, हार्डली 0.5% था। अभी देखो 5.25% है। अभी प्रेजेंट बोल रहा हूँ, आज का बता रहा हूँ, 5.25% है, क्योंकि 1-2 दिन पहले तुम्हारा 2.5 बढ़ा, पहले 5 था, अभी 2.5 बढ़ा दिया, तो कितना हुआ? हाँ, ऐसे कुछ हुआ, ऐसे कुछ है। तो कहने का मतलब वो बार बार बढ़ा रहा है, समझे, बार बार बढ़ा रहा है। अब बार बार बढ़ाएगा तो जो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट किया है ट्रेजरी बिल, वो सब तो जाएगा बढ़िया से, समझ गए? तो वही सब चीज़, और ये सेम चीज़ तुम्हारा सेंट्रल बैंक, तुम्हारा यूरोपियन बैंक, वो भी वही कर रहा है, समझे, वही चीज़ है। आगे देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं। आखिर क्या पिटफॉल्स है, क्या ड्रॉबैक्स है इलेक्ट्रल फंडिंग में? बहुत ड्रॉबैक्स है। एनोनिमस सोर्स पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देखो। दूसरी बात है कि कल बात करेंगे रोपा एक्ट 1951 का, तो उसमें क्या दिया गया है कि कैंडिडेट के ऊपर बताया गया कि इतना इतना आप खर्च कर सकते हो, वो पार्टी के ऊपर नहीं है, तो पार्टी कितना भी खर्च करवा सकता है, बात समझे। और दूसरी बात है कि बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, बाहर का कोई कंपनी है, बट बाहर का कंपनी जो सब्सिडी है इंडिया में, वो तो इन्वेस्ट कर ही सकता है, वो तो डोनेट कर ही सकता है पॉलिटिकल पार्टी को। फॉरेन कंट्री का यदि सब्सिडी है इंडिया में, फॉरेन कंट्री का कोई भी कंपनी का यदि सब्सिडी है, इधर ध्यान दो, यदि इंडिया में सब्सिडी है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में। ये सब रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्ट्रल फंडिंग हमारा बर्बाद होते चला जा रहा है। अब पता नहीं चल पा रहा है पब्लिक को कितना खर्च हो रहा है। आगे देखो, हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को हाथ में लिया है। इन्होंने कहा है कि क्या वो डेथ सेंटेंस हैंगिंग ही उपाय रहा क्या? इससे पहले भी हुआ था, जानते हो बहुत तरीके से मौत दिया जाता है, ठीक है। एक तो जानते हो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ हैंग कर दो। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक चेयर पे भी जैसे होता है यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी होता है। तीसरा क्या है, इंजेक्शन लगा दो वेंस में, उससे ही मर सकता है, वेंस इंजेक्शन। और उसमें मगर उसमें क्या पाया गया कि जब वेंस में आप इंजेक्शन लगाते हो ना, तो कई बार क्या पाया गया कि 3-4 घंटा के लिए लोग खूब तड़पता है मरने के टाइम बहुत ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे 2 जजमेंट को तुमको याद करना होगा, 80s का जजमेंट और एक 93 का जजमेंट। 80s के जजमेंट में ये कहा गया कि हम कोशिश करें कि जो भी आदमी का डेथ होता है वो बहुत कम पनिशमेंट हो, मतलब कम उसको एहसास हो। सही बात है ना, प्राण तो छोड़ना ही है अब, मगर उसको उस समय कष्ट ना हो।
तो उस समय 1980s में ये माना गया कि कैपिटल पनिशमेंट जो हैंगिंग वाला जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। 93 में ये बात रखा गया, 93 में भी इस बात को रखा गया कि 93 में भी कि वही ठीक है, मगर 93 से लेकर अभी तक तो बहुत कुछ इस बीच में टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, बहुत कुछ। तो अभी चीफ जस्टिस ने ये बात कहा है कि क्या और इससे भी बेस्ट तरीका नहीं हो सकता क्या, जहाँ पे मौत दिया जाए मगर बहुत ही लेस पेनफुल मौत हो। तो इस चीज़ को लेकर भारत में अब इस पर रिपोर्ट होगा, देखेंगे, और यदि लागू हो जाता है तो फांसी नहीं दूसरे तरीके से मौत दिया जाएगा। हाँ, तो मौत तो मिलेगा ही ना, मौत कहाँ छोड़ रहा है, रेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा ही। देखो आगे देखो क्या रीजन है कि टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ रहा है हमारा। देखो इसमें सरकार को पूरी तरीके से श्रेय जाता है। उस दिन ही बताए थे, है ना, नोटबंदी ला दी है, जीएसटी ला दी है, उससे पहले भी ब्लैक मनी एक्ट लाए थे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी मैकेनिज्म, यही रीजन है जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब देखो सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन, ठीक है, इस चीज़ को लेके मुद्दा उठा। अब सेंटर ने तो एफिडेविट फाइल कर दिया, सेंटर बोला कि हम नहीं करवाएंगे, सेम सेक्स मैरिज कैसे हो सकता है, दो लड़का का शादी नहीं करवा सकते, दो लड़की का शादी नहीं करवा सकते, इंडिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा ये चीज़। मगर एक आपका सोशल नॉर्म है और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। जस्टिस लोग ऐसा नहीं सोचता है कि क्या कस्टम्स है, क्या है दुनिया भर का, वो उससे मतलब नहीं है। वो सोचता है कि जब पुट्टा स्वामी का जजमेंट हो गया, जब नव जवाहर का केस भी हो गया, नव जवाहर केस ही है ना, जो सेक्शन 377 को वन पार्ट को इनवैलिड कर दिया गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बनाओ ये लोग के लिए लेजिस्लेशन, शादी ब्याह करेगा ये लोग, और उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिले, जायदाद सब मिले इसको, तो सेंटर ने अपना एफिडेविट फाइल करके बोल दिया कि हम तो लेजिस्लेशन बनाने वाले नहीं हैं, जो बात है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा भारत पे, हमारा कस्टम से अलाउड ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ को लेकर बात हो रहा है, देखते हैं क्या होगा आगे, समझ गए। आगे देखो खालिस्तानी एलिमेंट्स क्यों प्रोलिफरेट हो रहा है, क्यों इतना बढ़ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट, इंडिया में खालिस्तानी इशू कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भी है बाहर है। अब बाहर जो भी है तो वहाँ पे हमारा जो डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम खुद देख रहे थे, है ना, बहुत आबादी है कनाडा में, और कनाडा में जो भी आबादी है तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है सब, है ना, लेजिस्लेचर के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है, रेडिकलाइजेशन रीजन है, मेन रीज़न तो रेडिकलाइजेशन है, ठीक है। इसके बारे में कल हम लोग पूरा एक डेडिकेटेड एडिटोरियल्स रहेगा, क्या क्या रीजन है जिसके से बढ़ रहा है, ठीक है। अमृतपाल को लेकर जान रहे हो क्या चल रहा है, समझ गए। 66 देखो, आर द इंडियन बैंक सेफ, क्या हमारा बैंक सेफ है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारा जो लोन है वो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, वो सिलिकॉन वैली वाला नहीं होगा। कल ही तो बताए थे, इसका रीजन दिए थे, और इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड एडिटोरियल्स भी आएगा जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि इंडियन बैंक्स कैसे सेफ है, क्योंकि हमारा पूरा डाइवर्सिफाइड है। उसका आरबीआई का स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, आरबीआई का एसडीएफ वाला मैकेनिज्म है, रिवर्स रिपो रेट को हटा के एसडीएफ लाया है। तो ये सब चीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा भारत का जो बैंक है बहुत ही सेफ है। चलो आते हैं हम लोग डे टू डे करंट अफेयर्स में। यहाँ पे देखो, अब देखो ये भी जानते हो, नया कोई अद्भुत चीज़ तो नहीं आया, 6 डिजिट अल्फ़ाबेट जो कोड है तुम्हारा, हॉलमार्क यूनिक कोड, अब 6 डिजिट का होगा, है ना, ज्वेलरी के लिए। और उसे क्या होगा, तुम्हारा कोई भी एक इसके लिए पर्टिकुलरली ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड करके तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो भी ज्वेलरी है वो कहाँ से बना है। सब बहुत ही अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगा। मैं इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है ज्वेलर्स लोग, आज ज्वेलर्स अभी से क्या बहुत पहले से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो आंख बंद करके कर दो, लागू कर दो। मैं नहीं, ऐसा जो एक्सपर्ट है वो बोलते हैं, ये तो करते रहेगा, क्योंकि जानते हो कि बहुत ब्लैक मनी इन्वॉल्व है तुम्हारा ज्वेलरी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। देखो, ए यूनिक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा भी है नंबर भी है, अल्फ़ाबेट भी है उसमें नंबर भी है, कहने का मतलब ये है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज बीइंग गिवन अंडर द न्यू हॉलमार्किंग एंड दिस इज टू बी मैनुअली स्टैम्प्ड एट द एसाइंग सेंटर। जहाँ जहाँ से गोल्ड डिस्पैच किया जाएगा हर जगह पे होना चाहिए, ठीक है। एसाइंग सेंटर मतलब जहाँ पे गोल्ड को चेक किया आता है, कितना कैरेट का, 22 कैरेट का, 22 कैरेट का होगा तो यानी कि 22/24 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 94-95% के आसपास आ जाएगा। तो हर जगह एसाइंग सेंटर यानी कि जहाँ पे चेक होगा सब जगह पे वो मार्क दिया जाएगा, 6 अल्फा न्यूमेरिक कोड होना चाहिए उसमें। इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी पता चलेगा और ट्रेसिबिलिटी।
और तुम्हारे पास गोल्ड है, आराम से पता कर लोगे कि गोल्ड आ कहाँ है, तुम्हारा गोल्ड कहाँ से आया है, क्या कलकत्ता से आया है, ज़्यादातर बिहार में कलकत्ता से ही गोल्ड आता है। और इसलिए बाबू मकामा सब में ना वहाँ पे ना चोर लोग लदा रहता है वहाँ पे, कब उधर से लेके आएगा, कब से इधर से हम गायब करेंगे। बहुत केस आया था ना ऐसा बीच में, हाँ 2020 या 21 का बात है पूरा। हाँ मोकामा में इंसिडेंट हुआ था ये, मोकामा मतलब वो क्या है, मोकामा ही है बिल्कुल, हाथीदा वहाँ पे बता लूट लिया व्यापारी को, मतलब वही ज्वेलर्स को ही पूरा लूट लिया, सब पूरा बाइनाकुलर से टिका कर बैठा, रोजगार नहीं तो यही सब करेगा, चोर सब है चोर। देखो यहाँ पे HUID गिव्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू एवरी ज्वेल एंड इंक्रीजेस इट्स ट्रेसेबिलिटी। कहाँ से आया पता कर सकते हो, ID कार्ड है, ID है उसका। इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट हाई वैल्यू ज्वेलरी परचेस कैन बी यूज्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। देखो इससे फायदा क्या है, सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक ही बार देख लेगी। यदि मेरे पास औकात है 2 लाख का जेवर लेने का, तो मेरे पास औकात है टैक्स देने का भी, वही धर लेगा एक बार में ऊपर से। पैन कार्ड ऐसे इन्वॉल्व है, बोलेगा अरे बाबू पैसा छुपा रहा था, कटेगा, डायरेक्ट काट लेगा ऊपर से, ठीक है। तो वही बोला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बढ़िया से देख लेगा, और जो भी टैक्स इवेट कर रहा है वही बोलते हैं जो चोरी कर रहा है ना, उसके लिए तो खैर नहीं। इट इज़ ऑल्सो कंज्यूमर फ्रेंडली, देखो कंज्यूमर फ्रेंडली भी है क्योंकि हमको पता चल जाएगा। BIS केयर ऐप है, वहाँ जाओ, वहाँ से तुम पता कर सकते हो, और कोई भी तरह का दिक्कत हुआ तो जो भी डेडिकेटेड अथॉरिटी है उसको तुम बोल सकते हो कि सर ये दिक्कत है ना। अब माल प्रैक्टिस देखो, माल प्रैक्टिस तो होता ही है ज्वेलर्स के बीच में, है ना, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है। चाहे जितना भी प्रोटेस्ट करे कोई दिक्कत नहीं है, गो फॉर इट। आगे देखो, हाउ द इंडियन बैंक्स मैनेज ALM रिस्क, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, है ना, जो हम देखते हैं कि हुआ था LNT में भी हुआ और बहुत सारा जो IL&FS का जो एपिसोड हुआ था। तो हमारा कंट्री इस सब चीज़ में बेस्ट है क्योंकि हम एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखो ना अभी देखो हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत अच्छा है भारत का, है ना, बढ़िया है। जो स्टिपुलेटेड नॉर्म्स है उसके कंपेयर में बहुत बढ़िया है, 11.5% होता है, 9 + 2.5, अभी कितना हमारा ज़्यादा है, उस हमारा है ना 14-15% के आसपास होगा। हमारा जो NPS था वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। देखो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, रिस्क आर मैनेज बाय द, कैसे ये मैनेज करता है, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फ्रेमवर्क से। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फ्रेमवर्क मतलब वही जो भी तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी तौर तरीका है, रिवर्स रिपो रेट, ये सब चीज़ समझ गए ना। तो थोड़ा स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फ्रेमवर्क के बारे में जानो कि ये इसलिए किया गया है ताकि एसेट और लाइबिलिटी एक बैंक का कितना है। अब देखो जिस बैंक का बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी हो वो दिक्कत है ना, यानी कि बहुत डिपॉजिट है, तो बैंक पूरा बताएगा RBI को, देखिए सर हमारा फिक्स डिपॉजिट इतना साल का इतना हो गया है, ताकि RBI को पता चल सके। और RBI ये भी पता करेगी कि बाबू तुम्हारा एसेट कितना है, और तुम्हारा जो एसेट है जो तुम दिया है कोई NPS तो नहीं हुआ है, प्रिंसिपल आ रहा है ठीक से, EMI आ रहा है ठीक से, वो सब चीज़ चेक करेगा। ये सब तुम्हारा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो लिक्विडिटी गैप देखना है आपको, तो इसके लिए RBI ने 11 टाइम बकेट्स टू कैप्चर सच ALMP गैप्स, यानी कि आपका एक साल में 2 बार होगा या 1 बार होगा, चेक किया जाएगा। सुनिए चेक किया था, RBI ने प्रिस्क्राइब किया 11 टाइम बकेट्स, ये एक तरह से मैकेनिज्म है जहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी एक बैंक का चेक किया जाता है कि कितना सही चल रहा है। यदि पता चला कि एसेट लाइबिलिटी पूरा मिसमैच है तो फिर सरदर्द तो किसका होगा, RBI का ही सरदर्द होगा, फिर से रिकैपिटलाइज करो उस बैंक को, फिर सरकार के पास जाओ तो प्रॉब्लम होगा। डिपेंडिंग ऑन द सरप्लस या फिर डिफिसिट पोजीशन, यानी कि या तो सरप्लस हो सकता है, बेस्ट हो सकता है कंडीशन बैंक का, या फिर डिफिसिट हो सकता है, उस हिसाब से स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है गैप को भरने के लिए। तो मैनी बैंक्स क्रिएट सिमुलेटेड गैप्स एंड कंडक्ट, देखो बहुत सारा बैंक ने स्ट्रेस टेस्ट भी किया है। स्ट्रेस टेस्ट भी एक तरह से वही टेस्ट है जहाँ पे बैंक अपने लेवल पर करके दिखाता है कि यस हमारा एसेट और लाइबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेस टेस्ट भी एक तरह से 11 टाइम बकेट के तरह ही है, समझ गए, यहाँ पे चेक होता है कितना वो बेहतर है। आगे चले जाओ, बैदू, यही हम कल बता रहे थे तुम लोग को, देख रहे हो ना बैक टू बैक चार्ट GPT वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जो चाइनीज सर्च इंजन है, जाइंट है, जैसे गूगल है ना यहाँ पे, तो उसका जानते हो कि चाइना का अपना सब कुछ होता है, उसका अपना ही फेसबुक है, अपना ही यूट्यूब है, अपना ही नाम चलता है। तो चाइना का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन जो है उसका नाम बैदू है।
बाइजू ने बोला कि हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। चैटबॉट एर्नीबॉट, ठीक है, इसका नाम है। और ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का जो तुम्हारा बैक चैट जीपीटी है उसको वो करने के लिए, राइवल करने के लिए। ये भी कम थोड़ी है, वही माइक्रोसॉफ्ट का बिंग का जो रहेगा, बिंग के साथ जो ऑपरेट करेगा। बाइजू का जो सीईओ है वॉज स्टिल नॉट परफेक्ट बट द कंपनी वेंट अहेड विद द, मतलब ठीक है करेंगे काम इसके ऊपर, बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बात होगा। आगे चले जाओ। अब देखो इसमें देखो चाइनीज़ का जो डिफेंस बजट है वो तो जानते हो कि बहुत बढ़ा है। अभी जस्ट बता रहे थे एक टाइम में 1:11 का था, फिर बढ़ के 1:3 हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के कंपेयर में। अभी देख रहे हो ना कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी कितना है, 225 है, $225 बिलियन। इंडिया का $75 बिलियन और यूनाइटेड स्टेट्स का $800 बिलियन। तो वही है कि देखो द डिफेंस बजट ऑफ चाइना इज एट प्रेजेंट एक्सिड दोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान सबको जोड़ दो उससे भी ज़्यादा है ये लोग, चाइना का अकेला, ठीक है। 2014 और 18 के कहोगे तो उसमें देखो चाइना का जो नेवी है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन के निकला है। इतना ज़्यादा कि जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी सबको कंबाइन भी कर दोगे तो कम पड़ जाएगा। 12 न्यूक्लियर सबमरीन है इसका। 15 साल में 12 न्यूक्लियर सबमरीन खुद बना लिया ये। वही न्यूक्लियर सबमरीन जिसके लिए तुम्हारा ऑकस किया जा रहा था। तो फिर ठीक है, तो ये बहुत ही आगे बढ़ रहा है तेजी से। आगे देखो, अमेरिकन ड्रोन वॉज स्ट्रक बाय रशियन फाइटर। देखो ब्लैक सी में ना अमेरिकन ड्रोन गया था उड़ने के लिए, रसिया को गुस्सा आया, झाड़ दिया पकड़ के, बोला हमारा टेरिटोरी में आएगा। तो ये इंसिडेंट देखे थे ना, चाइनीज़ वाला आया था ना ड्रोन, बिल्कुल। देखो अमेरिकन रिपर ड्रोन, रिपर ड्रोन नाम है ये, वो रशियन फाइटर जेट ने उड़ा दिया उसको पकड़ के, इंटरनेशनल वाटर में था वो। तो फर्स्ट मिलिट्री टसल सिंस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद ये पहला मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों के बीच में। इससे इट कॉज द अमेरिकन्स टू डाउन देयर अनमैंड, जो भी अनमैंड एरियल व्हीकल्स था उसकी वजह से उसका बर्बाद हो गया अमेरिका का, वही रिपर ड्रोन था। और फर्स्ट मिलिट्री टसल हुआ है दोनों के बीच में यूक्रेन वार के बाद। अमेरिका सेड द रशियन कंडक्ट्स हैड बीन अनसेफ एंड अनप्रोफेशनल। तो बोला है कि अमेरिका ने गिदर भपकी दिया है रशिया को कि तुमने सही नहीं किया, अनप्रोफेशनल है तुम लोग, प्रोफेशनल नहीं है। दिख रहा है कैसा कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं लोग, अनप्रोफेशनल है तुम लोग, नहीं समझता है। अनप्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, जिम्मेदारी, ठीक जिम्मेदारी तुम नहीं निभाया। कितना बड़ा बड़ा वर्ड दिया जाता है, देख रहे हो। अब 91 देखो, कल हम लोगों ने स्टूडेंट स्टैगफ्लेशन का बात किया था। बताओ तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। जीडीपी पोटेंशियल के हिसाब से भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी मर रहा है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो बोल रहा है कि जब स्टैगफ्लेशन वाला नौबत है आपके कंट्री में, तो देखो डोमेस्टिक कुकिंग गैस तो का दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, देख रहे हो ना। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स है ना, जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि भाई जो रोज़मर्रा का चीज़ है ना उस पर सब्सिडी दे दो लोग को, ज़्यादा सही रहेगा। और कल ही तो अनुराग ठाकुर का बयान आया था कि एलपीजी जो सब्सिडी है वो लंबा समय तक रहेगा, स्पेशली जो उजाला योजना जो 9 करोड़ लोग जो पार्टिसिपेट किए हैं उसका सब्सिडी अभी भी कंटिन्यू रहेगा। 1 साल ऐसे कुछ था ना, एक्सटेंड कर दिया है। कल ही तो आया था ना, बयान आया था अनुराग ठाकुर का। हाँ पढ़ रहे हो ना, सही बोल रहे हैं ना। हाँ आया था उनका, अनुराग ठाकुर क्रिकेटर, ठीक है, वो देख सकते हो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम। सबका कहाँ है, गिव इट अप कैंपेन नहीं चला था क्या। उजाला वाला कम लगेगा, उजाला उसको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगा ना। अरे 9 करोड़ आदमी को सस्ता ही मिलेगा ना भाई, वो गरीब आदमी है। उजाला योजना वाला को मिलेगा अभी भी, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। इधर देखो, ये देखो आसाम और वेस्ट बंगाल ना, यदि दोनों कंबाइन कर दोगे तो भारत में सब ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है, समझे। स्पेशली आसाम देखो, आसाम 50% करता है। ऑल इंडिया में जो है उसके कंपेयर में 50% तो केवल आसाम से ही आता है। और यदि बंगाल को भी जोड़ दोगे तो आसाम और बंगाल दोनों को जोड़ दोगे तो 75% से अब चला जाएगा। पूरा इंडिया में जो टी प्रोडक्शन होता है ये 2 राज्य में सबसे ज़्यादा होते हैं, आसाम और वेस्ट बंगाल में, है ना। और यदि वेस्ट बंगाल का बात करूँ तो और कहीं नहीं, दार्जिलिंग सब में, ठीक है। ठीक है, गए हो, देखे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। तुम गई हो ना, नहीं दार्जिलिंग गई हो ना। और हम लोगों ने आँख से देखा है ऐसे करके।
और वहाँ का चाय पत्ती भी पिया है। अरे वहीं से आते, थोड़ा सा तो रुतबा होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए क्या रुतबा? हम लोग का दोस्त ही लोग था जो जाता था वो तोड़ने के लिए। यह सिक्किम में वी हैव लॉट ऑफ थिंग। और जो चाय पत्ती जो मिलेगा ना बाबू, बहुत महंगा। क्यों? सब जीआई टैग वाला है, सस्ता थोड़ी मिलेगा तुमको, बहुत महंगा जीआई टैग वाला है। दार्जिलिंग टी पहला है भारत का जिसको जीआई टैग मिला है। वहाँ हम लोग को मिल जाता है। अब इलायची इतना ज़्यादा है ना सिक्किम में कि जो दोस्त लोग हैं ना वो इतना इतना लेके आते थे, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। देखिए वो इलायची केवल सिक्किम में ही होता है। भारत में 2 तरह का इलायची होता है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो छोटा वाला इलायची केवल इंडिया में सिक्किम में ही प्रोड्यूस होता है। हाँ, नीचे वाला दूसरा इलायची प्रोड्यूस होता है जो केरल में केवल होता है, केरल वाला। तो इलायची देखो कितना महंगा चीज़ है, तो स्टेट ब्लेस्ड है। अब देखो जैसे एग्जांपल हम कश्मीर का बात कर ले, कश्मीर का देखो सैफरन है ना, कश्मीर का वो अब झूठ मूठ का वो पैक कर देगा है ना, सेब वही पैक कर देगा छोटा सा बॉक्स में, बोलेगा ज़्यादा नहीं 200 रुपया है, और उसे पता चला एक तो बैठा हुआ है ऐसे करके। खाई हो? अब देखो हम भी कम है क्या? बिहार लीची को तो पूरा दबा देगा वर्ल्ड को। बिहार में अकेला 80 to 85% प्रोड्यूस होता है लीची, और उसमें बिहार में मुजफ्फरपुर अकेला है। फिर अमरूद में देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अमरूद भी टेस्टी चीज़ है। 2 व्हीलर सेल्स आर येट टू रीच। देखो 2 व्हीलर जो हो रहा था, फटफटिया का जो बिक्री हो रहा था वो कम हो गया, ठीक है। अब कम होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब मिडिल क्लास दब गया है फिर से। तो देखो कम हो गया। जो प्री कोविड लेवल में जो 2 व्हीलर बिकता था, देखो ई व्हीकल्स में 2 व्हीलर फिर बहुत चल रहा है, उसमें हम देखे थे कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ था। ज़्यादातर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ है उसमें ज़्यादातर 2 व्हीलर ही गए हैं ना, 60-70% से ज़्यादा था वो इसमें। बट इन जनरल देखोगे जो डीजल से पेट्रोल से चलने वाला तुम्हारा जो बाइक है वो कम हुआ है, प्री कोविड लेवल भी अचीव नहीं हो पाया, ठीक है, वही दिया गया है। हाँ, पेट्रोल और एलपीजी कंजम्पशन बढ़ा है भारत में। देखो ये 2024 का, देखो ये 17 से लेकर ऊपर देख सकते हो तुम लोग, फिजिकल ईयर 2024 होगा तो काफ़ी 7 है, कहाँ 7 था, और तुम्हारा 8.61 है। एटीएफ है ये तुम्हारा टरबाइन, एयर टरबाइन फ्यूल का है। डीजल देखो 76 था, वो बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 90 हो गया। पेट्रोल 23.77 था, 37 हो गया। एलपीजी देखो 21 है, सब बढ़ के 29 हो गया। इतना खपत हो रहा है। अब देखो अब लोग ना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करना चाह रहे हैं। इसका रीज़न एक है कि जो पहले डीजल सस्ता होता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा के ना बराबर कर दिया गया है, इसलिए ताकि लोग डीजल को यूज़ नहीं करें, क्योंकि डीजल ज़्यादा बेकार है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, उससे ज़्यादा तुम्हारा इन्वायरमेंट में हार्म होता है, समझे। इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला, डीजल ब्लेंडिंग, जितना भी डीजल का रहेगा उसमें जब तक यूरिया कंबाइन, हाँ उसमें यूरिया एफएलसी और बढ़ जाता है। मैं देखो जो तुम बोल रहे हो ना ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा मिथेनॉल ही ठीक है, मतलब इथेनॉल ही ठीक है, इसमें उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। डीजल जो ब्लेंडिंग था ना वो उतना नहीं हो पाया उसका, हाँ उसमें उतना कारगर रिजल्ट नहीं आ पाया जितना तुम्हारा इधर इस तरफ आ रहा है। तो ये बात उठाया गया था, ये 1-1.5 साल पहले हम लोग देखे थे इसी क्लास में, उसमें वही बात है कि जिस तरह इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ पेट्रोल में, उस हिसाब से डीजल वाला ब्लेंडिंग नहीं हो पाया। बायोडीजल का बात जो था ना, बायोडीजल का बिल्कुल वो। यहाँ पे देखो कोरिलेशन है एलिनो और ड्रॉट का। देखो जानते हो ना एलिनो मतलब नॉर्मल जो है, ठीक है। तो जानते हो कि भारत में लालिनो से बहुत फायदा होता है। लालिनो मतलब जो बारिश को बहुत लाता है। अब यहाँ 9 ईयर्स का आंकड़ा देखोगे ना तो 9 ईयर्स में तुमको पता चलेगा कि 6 ईयर्स ऐसा रहा है जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है तुम्हारा एलिनो से, यानी कि जब एलिनो, यानी कि 9 साल एलिनो आया है जिसमें 6 साल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से ड्राउट आया है, समझ रहे हो ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एलिनो आया तो ज़्यादातर तुम्हारा ड्राउट वाला कंडीशन आया, कहने का मतलब ये हुआ। आगे चले जाओ, रैंडम थॉट्स बताओ तो ये क्या सही है, तुम लोग बताओ तो थोड़ा। When excess food grains much higher than the buffer stock norms are locked up in the FCI godowns, it results in huge opportunity cost। सही बात है, स्टेटमेंट सही है। अब मान लो कि FCI को तुमने बोला कि इतना इतना क्विंटल तुमको प्रोक्योर करना है, बट उससे ज़्यादा उसने प्रोक्योर कर दिया और उसने क्या किया, गोडाउंस में रख दिया।
तो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यदि वो गोदाम में नहीं रहता, दूसरी जगह पे रहता, तो उससे पैसा मिल सकता था आपको, आप कमाई कर सकते। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपया है, हाँ टर्मोलॉजी में बताया थे तुम लोग को, मेरे पास 100 रुपया है, बट हम 100 रुपया रख रहे थे, 100 ही रुपया रह रहा है, बट ये 100 रुपया को यदि हम शेयर मार्केट में खर्च कर देते तो हमारा हो सकता है 1000 रुपया हो सकता था। तो क्या लॉस हो गया? हमारा 1000 रुपया का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, समझ गए ना? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टू गिव थर्मल कंफर्ट इन स्पाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ टेम्परेचर इंक्रीजेस वी रिक्वायर मटेरियल्स विथ हाई थर्मल मास एंड हाई थर्मल टाइम कांस्टेंट। सही बात है ये, क्लाइमेट चेंज की वजह से है ना, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंफर्ट देने के लिए हमें इस तरह का चीज़ यूज़ करेंगे तो हम कंफर्ट रहेंगे डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देख लो, जस्ट ट्रांजिशन का मतलब वही है ना कि लाइवलीहुड पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी मान लो कि अभी कोल बेस्ड पावर प्लांट चल रहा है, यदि वो सोलर में कन्वर्ट होता है तो जो भी कर्मचारी है वो कर्मचारी को इतना इक्विप करो कि वो नया टेक्नोलॉजी के साथ भी गुजारा कर सके। दैट्स कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या इंडिया बेनिफिशियरी है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी? बिल्कुल नहीं है। इंडिया कहाँ फायदा हुआ है? वियतनाम सबको फायदा हुआ है, इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, जैसे कि तुमने कहा ना, देखो इजराइल बहुत फ्रीक्वेंट इलेक्शन का सामना कर रहा है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की वजह से, क्योंकि जिस हिसाब से आपका वोट आएगा उस हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे। इंडिया में नहीं है, इंडिया में जानते हो दूसरा सिस्टम है, और नेपाल भी कहीं ना कहीं इसी रीजन से, नेपाल जानते हो दोनों ही सिस्टम फॉलो करता है। दलित हिंदू और दलित बुद्धिस्ट ये एलिजिबल है तुम्हारा शेड्यूल कास्ट स्टेटस के लिए, बट जो दलित मुस्लिम और दलित जो क्रिश्चियन है वो एलिजिबल नहीं है। ये सही स्टेटमेंट है। अब हुआ क्या पता है, केरल में क्या हुआ कि एक नॉर्मल कैंडिडेट उठा, ठीक है ना, और वो जीत गया। बाद में मामला गया केरल हाई कोर्ट में, और केरल हाई कोर्ट में पता चला ये तो दलित क्रिश्चियन के रूप में रिजर्व किया था, रद्द। क्यों दलित क्रिश्चियन रद्द नहीं, रद्द हो गया वो ये पेपर में आया था ये, इसलिए बता रहा हूँ। क्या सीरिया पहला कंट्री है जहाँ पे अरब स्प्रिंग हुआ था? नहीं, वो तुनिसिया है। दिसंबर 2010 को याद कर लो, स्टार्टिंग डेट था अरब स्प्रिंग का, बताए थे ना, पूरा सरकार हिल गया था उस समय। PLI जो स्कीम है, इसमें क्या इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्या कि मेक इन इंडिया तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेस हो। सही बात है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो। क्या पूरा राज्य में गवर्नर ही चांसलर होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में है, बट जरूरी नहीं है कि गवर्नर ही तुम्हारा हमेशा चांसलर होगा। समझ गए? हाँ, पेरिस फ्रेमवर्क में कहीं पे भी लॉस एंड डैमेज का बात नहीं किया गया, वही सबसे बड़ा तुम्हारा पेरिस अकॉर्ड का लूफॉल्स है। लॉस एंड डैमेज जानते हो ना, एडेप्टेशन वाला जो था, मिटिगेशन एडेप्टेशन, जो इकोलॉजी पढ़ के बैठे हो वो कम से कम वो उतना रिलेट करने का प्रयास करो। अनलॉफुल जो गलत तरीके से ड्रग्स को यूज़ करते हो ताकि अपना परफॉर्मेंस तुम बढ़ा सको, इसी को डोपिंग कहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है वो। फॉर महाराष्ट्र कंपनसेटरी ऑपरेशन कैन बी टेकन इन मध्य प्रदेश। देखो, यदि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है, यदि मान लो कि महाराष्ट्र में कुछ पेड़ उड़ कट रहा है, ठीक है, तो ये कंपनसेटरी कहाँ पे कर सकता है? वहाँ पे कर सकता है जहाँ पे तुम्हारा 75% से कम फॉरेस्ट है, क्योंकि MP में तो बहुत फॉरेस्ट है, तो MP में नहीं कर सकता, वो दूसरे राज्य में कर सकता है जहाँ पे 75% से कम फॉरेस्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए उस राज्य को चुनना चाहिए जहाँ पे 75% से कम फॉरेस्ट वाला चीज़ हो। समझ गए ना? यहाँ पे देखो, व्हेन द क्रेडिट डिमांड इज हायर देन द ग्रोथ इन बैंक डिपॉजिट द बैंक्स मोबिलाइजेशन ऑफ मनी थ्रू द कमर्शियल बिल्स में इंक्रीज। नो, गलत बात है, कमर्शियल बिल्स नहीं होगा, ये तुम्हारा गवर्नमेंट बिल होगा। व्हेन द क्रेडिट डिमांड इज हायर, जब क्रेडिट डिमांड ज़्यादा हो, क्रेडिट डिमांड समझ रहे हो, बाहर से डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोन का डिमांड ज़्यादा हो बैंक डिपॉजिट से, तो बैंक मोबिलाइजेशन ऑफ मनी थ्रू कमर्शियल बिल नहीं, गवर्नमेंट बिल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक क्या चाहेगा कि हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिले हमको। कमर्शियल बिल तो कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट सब करता है, इसलिए गलत हो जाएगा। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इनिशिएटिव नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, और यूनाइटेड स्टेट हर समय इंडिया को वॉच लिस्ट में डालता है कि इंडिया क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है अपनी करेंसी को, याद है ना? आगे देखो 315 देखो, द केयर गिवन टू द लो बर्थ वेट एंड प्रिटेन इन्फेंट्स विद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नोन एज कंगारू मदर केयर। सही बात है, ठीक है, जो लो बर्थ वेट होता है, ठीक है, और इस तरह का जो भी बीमारी होगा, कॉन्टैक्ट होगा, उसको कंगारू मदर केयर कहा जाएगा। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के वजह से इंटरजेनरेशनल इक्विटी पे असर पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसके वजह से पड़ता है कि नया आदमी भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी पैसा दे रहा है, टैक्स पेयर का ही पैसा जाता है ना, और हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में टैक्स पेयर का पैसा ज़्यादा जाता है।
न्यू स्कीम में क्या है तुम्हारा कि जो एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से इंटर जनरेशनल इक्विटी आता है स्टूडेंट। हाँ देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जाहिर सी बात है इन्फेक्शियस डिजीज बढ़े हैं। परमाफ्रॉस्ट जानते हो ना, ऊपर जो साइबेरिया रीजन हो रहा था, है ना, परमाफ्रॉस्ट हो रहा है, वहाँ का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, तो बहुत सारा मेथोजेनिक बैक्टीरिया निकल रहा है, तो डिजीज होता है। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ये तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन यूनियन का नहीं है। इसी चीज़ को इन्वोक करके कुछ पैसा दिया था दूसरे जगह पे वो। देखो वर्टीपोर्ट्स, देखो वर्टीपोर्ट्स का मतलब क्या है कि आने वाले समय में ना एक छत से दूसरे छत पे उड़ के जाया जा सकता है, ऐसा यंत्र आएगा, ठीक है, ऐसा डिवाइस आएगा, ऐसा मशीन आएगा, दैट इज कॉल्ड वर्टीपोर्ट्स। यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ है, लैंड कर लो, ठीक है, और ये बिग मेट्रो सिटीज़ के लिए होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डेथ पेनल्टी, देखो स्टूडेंट, डेथ पेनल्टी कभी भी रिहेबिलिटेटिव जस्टिस नहीं हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। क्या होता है रिहेबिलिटिव? अब मारी दिए तो काहे का रिहेबिलिटिव? आपको है ना सजा दे दिए 2 साल 3 साल, फिर जाके सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर दोगे, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटिव, समझे, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटिव जस्टिस। ये तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस हुआ क्योंकि उसको तो मौत दे दी है ना, खत्म, समझ गए।